हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चैप्टर है आपका प्रेम माधुरी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताऊंगी। तो बेटा हम जान लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का चैप्टर प्रेम माधुरी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें और बुक में आप लोग अपने अभ्यास प्रश्न देखें। ठीक है, तो समझते हैं बेटा आज हम प्रेम माधुरी से अभ्यास प्रश्न। प्रेम माधुरी ठीक है बेटा, प्रेम माधुरी और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके इनके रचनाकार। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? हम इसके अभ्यास प्रश्न जानेंगे। क्या जानेंगे? अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में बेटा हम देखेंगे इसके, देखो देखते हैं बुक में देखेंगे सभी दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले आप लोग बेटा जो पद्यांश की जो मैंने वीडियो आपको संपूर्ण व्याख्या वाली डाली है तो आप पहले उसे देख लें, तभी आप इसके अभ्यास प्रश्न ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हम इसके अभ्यास प्रश्न जानते हैं ठीक से। देखो, उनकी लगी कोई कदम बनकर बैठे फेरे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? भूखे लगी कोई कदम बन पे बैठे फेरे, धोए धोए पात हिली सर से लगे, धोए धोए पात हिली सर से लगे, बोले लगे दादोर मयूर लगे नाचे फेरे, बोले लगे दादोर मयूर लगे नाचे फेरे, देख के सजोगी जन ही हर से लगे, देख के सजोगी जन ही हर से लगे, हरि भाई भूमि सिरी पवन चलन लगी, हरि भाई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखे हरिचंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, लखे हरिचंद्र फेरी प्राण तरसे लगे, फेरे झूमे झूमे बरसा कीरे तो आई फेरे झूमे झूमे बरसा कीरे तो आई फेरे, बादल में गोरे झुके झुके बरसे लगे, बादल गोरे झुके झुके बरसे लगे। अब देखें इसके अभ्यास प्रश्न जानेंगे बेटा। अब इसके अभ्यास प्रश्न हमें कैसे करने होंगे वो हम देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला क्वेश्चन होगा बेटा इसका, क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से संग्रहित है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत है या भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है बेटा, कैसे भी लिख सकते हैं। अब आपको जो इनका नाम होगा, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम अंडरलाइन करोगे या फिर डबल कॉमा में बंद करोगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? क्या पूछा गया है? प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं?
तो इसमें कौन कौन कर रहे हैं, देखो क्या क्या पूछा गया पद्यांश में, कूके लगी कोयल एक कदम बन पे बैठ पर। तो कौन कौन है इसमें, कोयल है और कौन, बोले लगे दादुर, दादुर कहते हैं मेढक के लिए, ठीक है। बोले लगे दादुर और मयूर लगे नाचे फिर, और कौन, मोर नाचने लगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गया आपकी, कोयल और मेढक, दादुर कहेंगे मेढक के लिए, मेढक और मयूर मोर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में, अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के आगमन पर, आगमन पर कौन कौन है, वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन कौन जीव अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो कौन कौन, तो इसमें लिखोगे आगमन पर कोयल, कोयल, मेढक, मेढक और मोर, और मोर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। आगे समझ में, प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल, मेढक और मोर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आगे समझ में, अगला, प्रस्तुत पद्यांश के से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखना है बेटा। अब इसमें देखेंगे आप, देखो आपका ये पहला जो लाइन है, आप पहली लाइन देखेंगे आपकी है, कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठे, ठीक है। तो इसमें कूके लगी कोयले और कदम बन, तो यहाँ पर आपकी क की आवृत्ति बार बार हो गई। तो आपका जो ये वाली लाइन है, आपका इस लाइन में भी आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, कूके लगी कोयले कदम बन पर बैठे फिर, ठीक है, में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। यहाँ पे अगली लाइन आपकी हो जाएगी, धोए धोए पात हिली हिली सरस से लगे। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि इसमें धा धा की आवृत्ति बार बार हो गई, और इधर आपकी ए की आवृत्ति बार बार हो गई, और पात, पात हिल हिल सरस से लगे। तो हिल हिल, इसमें हा की आवृत्ति बार बार हो गई, ला की आवृत्ति बार बार हो गई। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाएगी तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आपका इस लाइन में भी अनुप्रास अलंकार हो गया। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, इस लाइन में भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका लाला की बार बार आवृत्ति हो गई, द की आवृत्ति हो जाने से के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इनमें बेटा आप फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, तो इस लाइन में भी आप लिख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं, तो पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, या फिर लास्ट वाली लाइन भी लिख सकते, लास्ट सेकंड लाइन है उसे लिख सकते हैं। आगे समझ में, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश से एक उदाहरण लिखना है, तो इसमें आप लिखोगे कूके लगी कोयले कदम मन पे बैठ गए, ठीक है, या फिर लिख दोगे धोए धोए पाते हिले हिले सरस से लगे। आगे समझ में, ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप कर ही लोगे, इसमें मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है इतना। अगला क्वेश्चन है, अगला पद्य आपका अगला पद्यांश आ जाता है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं अब आगे बढ़ेंगे बेटा। इसमें बेटा मैंने आपको पद्यांश नहीं बताया कि हमें कैसे करना होगा। तो जो पद्यांश है बेटा, आपको पद्यांश का पहला शब्द लिखना होगा और उसके बाद लास्ट वाला शब्द लिखना होगा। कूके लगी और डॉट डॉट लगा के आपको बाद में लिख देना है, आपको लास्ट में बरस से लगे, ठीक है बेटा, ये आप कर लोगे, ठीक है। आगे हम अगला खंड देखते हैं, अगला है खा खंड, ख, ठीक है। खा खंड में हम देखेंगे बेटा, देखो क्या कह रहे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अब देखो हम इसे देखते हैं, जिया पे जो हुए अधिकार तो बेचार कीजिए, जिया पे जो हुए अधिक, जिया पे जो हुए अधिकार तो बेचार कीजिए। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये।
नैन श्रोण कर पग, नैन श्रोण कर पग, सब पर बस भई नैन श्रोण कर पग। क्या कह रहे हैं? नैन श्रोण कर पग, नैन नेत्र और कान, ठीक है। तो नैन श्रोण कर पग सब पर बस भई, उतर चले जाते हैं के संभारिये, उतर चले जाते इन्हें कैसे क्या संभारिये। हरिश्चंद्र भई सब भाते सो पराही हम, हरिश्चंद्र भई सब भाते सो पराही हम। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे की निबारिये। मन में रहे जो ताहे दीजे बे सारे मन, मन में रहे जो ताहे दीजे बे सारे मन। आपे बस जामे ताहे कैसे के बेसारिये, आपे बस जामे ताहे कैसे के बेसारिये। अब देखते बेटा इसमें आपका कौन सा सवैया छंद का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसमें सवैया छंद आ रहा है आपका, ठीक है। तो देखते हैं बेटा आगे। अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले हम लिखेंगे जिय पे और बेसारिये, ठीक है। जिय पे, जिय पे, और उसके बाद लिखोगे बेसारिये, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह क्वेश्चन बेटा आप लोग कर ही लोगे, अभी अभी मैंने आपको समझाया था। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखो आप रेखांकित अंश कहाँ किया गया है आपका, रेखांकित अंश देखते हैं बेटा। रेखांकित अंश आपका यहाँ पर किया गया है नैन, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भय, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भय, उतर चले जाते इन्हें कैसे क्या सहारिये। अब इसका अर्थ आपको करना है सिर्फ 2 लाइन का, तो हम कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां, गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे क्या क्या, हमारे नैन श्रोण, ठीक है। तो हमारे नेत्र, नेत्र कान, नेत्र कान और क्या, नेत्र कान कर पग हाथ और पैर, ठीक है। नेत्र कान हाथ, हाथ पैर सब, हाथ पैर सब दूसरे के बस में, दूसरे के बस में हो चुके हैं, दूसरे के बस में हो चुके हैं और क्या कह रहे हैं, दूसरे के पर बस भय, दूसरे के बस में हो चुके हैं और उतर चले जाते इन्हें कैसे के संभालिए। और मैं, और ये बार बार, बार बार श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की ओर आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित हो रहे हैं, हो रहे हैं, श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की ओर आकर्षण कैसे क्या संभालिए, ठीक है। अब हम इन्हें कैसे संभालेंगे, तो लिखेंगे और ये बार बार श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए कि हम इस ज्ञान के उपदेश को
कैसे संभालेंगी, कैसे संभालेंगी। आगे बेटा समझ में ये आपका हो जाता है। तो क्या कह रही है सखी इसमें गोपियां, एक बार बेटा फिर से इसे समझ लो। गोपियां कहती हैं प्रस्तुत पद्यांश में भारती हरिश्चंद्र जी कहते हैं, इसमें हम क्या रेखांकित अंश का अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में भारती हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे नेत्र कान हाथ पैर सब दूसरे के वश में हो चुके हैं और ये बार बार श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब आप ही बताइए कि हम इस ज्ञान के उपदेश को कैसे संभालेंगे। आगे बेटा समझ में ये आपका रेखांकित अंश का अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विसार का मूल तत्सम रूप लिखिए। तो इसमें विसार, विसार का अर्थ क्या हो गया, भूलना, विस्मृति, ठीक है। तो इसका आपको तत्सम शब्द लिखना है। तो थर्ड वाला देखिए, तीसरा विसार, विसार, इसमें आपको विसार का तत्सम लिखना है। तो इसमें लिखोगे विसार का तत्सम आपका हो जाएगा विस्मृति। और विस्मृति किसे कहते हैं, भूलने को, भूलना। स्मृति याद रखना और विस्मृति भूलना, ठीक है। आगे समझ में ये आपका विसार का तत्सम, तत्सम हो जाता है। अगला है, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे अगले गद्य खंड की ओर। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला खंड देखते हैं बेटा। देखो अगला गद्य खंड ग जानेंगे बेटा हम। अब हम गा में पहले देखते हैं। देखो अब यहाँ पे गोपियां उद्धव को किस तरह से समझाती हैं। गोपियां यहाँ पर उद्धव से कहती हैं उद्धव जो सूदो गहो वह मारन। अब यहाँ पे गोपियां उद्धव को रास्ता दिखाते हुए कहती हैं उद्धव जो सूदो गहो यह मारन। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, कोहु नहीं सिख माने है यहाँ, कोहु नहीं सिख माने है यहाँ। एक श्याम की प्रीति प्रीति ते खरी है, एक श्याम की प्रीति प्रीति ते खरी है। और क्या कह रही है यहाँ पे, देखो ये ब्रज बाला सब एक सी, ये ब्रज बाला सब एक सी। हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। ऊपही में यहाँ भांग परी है, ऊपही में यहाँ भांग परी है। अब देखो क्या कहते हैं, देखते हैं। ऊदो जो सूदो गहो वह मारन। अब देखते हैं इसके हम क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। ऊधो, ऊधो, ऊधो जू, ऊधो जू। अब इसके बाद आपको लास्ट वाला शब्द लिखना है। लास्ट वाला आपका शब्द क्या हो जाता है, ऊधो जू भांग परी है, भांग परी है। आगे बेटा समझ में ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। आगे बेटा हम देखते हैं इसमें। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं बेटा हम इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। अब यहाँ पे रेखांकित एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए। प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि गोपियां उद्धव से
कहती हैं कि एक जो हो तो ज्ञान सिखाई। कहती हैं कि यदि एक गोपी होती तो आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे परंतु यहाँ तो संपूर्ण कुएं में ही भांग पड़ी है। अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण के प्रेम में पागल, या ऐसे लिखेंगे श्री कृष्ण रूपी सरोवर में। ठीक है, तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल सी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। उपदेश देना व्यर्थ है। आगे समझ गए? श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। एक बार इसे पूरे पद्यांश को, पूरा जो आपका रेखांकित अंश है उसे समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि एक गोपी होती तो आप उसे ज्ञान सिखा सकते थे, परंतु यहाँ तो संपूर्ण कुएं में अर्थात पूरे कुएं में भी भांग पड़ी है, अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल सी हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ है। आगे बेटा समझ में? ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, कूप के दो पर्यायवाची लिखिए। कूप के अर्थात कुएं के आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो कुआ के पर्यायवाची तो आप जानते ही हुए। ठीक है, तो देखते हैं कूप के पर्यायवाची। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है ये कूप। ठीक है, तो कूप के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे कुआ। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका इनारा, और उसके बाद हो जाएगा आपका छिद्र, और हो जाएगा आपका छेद। ठीक है बेटा, ये आपके कुआ के पर्यायवाची हो गए। क्या क्या हो गए? कुआ, इनारा, छिद्र और छेद। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा बेटा। ये जो आपका ग खंड है, ग खंड बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है और ग खंड आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला है आपका घ खंड। घ खंड देखेंगे बेटा हम। अब हम जानेंगे घ खंड। घ खंड देखेंगे बेटा। घ खंड में अब हम पहले इसे घ खंड को समझेंगे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे भारतेंद्र जी। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से वार्तालाप करते हुए कहती है, क्या कह रही है? सखी आयो बसंत ऋतु न को कंत, सखी आयो बसंत ऋतु न को कंत, चहु दिस फूल रही सरसों, चहु दिस फूल रही सरसों, बरसीतल मंद सुगंध समीर, बरसीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों, सतावन हार भयो गरसों, अब सुंदर साबनो नंद किशोर, अब सुंदर साबरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों की बिताए दिए बरसों,
क्या कह रही है यहाँ पे गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी अर्थात एक गोपी है जो उद्धव से कह रही है, ठीक है। क्या कह रही है, परसों को बिताए दिए बरसों, परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, परसों को बिताए दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, सखे आयो बसंत दूत ऋतु न को कंत, सखी आयो बसंत ऋतु न को कंत, चहुदी से फूले रही सरसों, चहुदी से फूले रही सरसों। अब देखते बेटे हम इसके अभ्यास कैसे करेंगे। देखो, सखी आयो और पिया परसों, सखी आयो, सखी आयो और आपका हो जाएगा पिया परसों, पिया परसों, ठीक है बेटा। अब हमें इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका हो जाता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश इसमें क्या है, सखी आयो बसंत, सखी आयो बसंत ऋतु न को कंत, चहुदी से फूले रही सरसों। हमें बस इतने का ही अर्थ करना है। बाकी का पद्यांश का आप अर्थ समझने के लिए पिछली वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी, कहते हैं कि एक सखी विरह, एक सखी कृष्ण, या यहां से श्री कृष्ण विरह से पीड़ित होकर श्री कृष्ण विरह से पीड़ित होकर दूसरी सखी से कहती है कि ऋतुओं क्या कहती है, सखे आयो बसंत ऋतु को कंत। तो क्या कहती है कि ऋतुओं का स्वामी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है और चारों दिशाओं क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में जो सरसों है, सरसों फूल रही है, ठीक है। तो और चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, सरसों फूल रही है, चौदी से फूल रही सरसों, ठीक है। तो और चारों दिशाओं में सरसों कैसी होती है, पीली, ठीक है। चारों दिशाओं में पीली सरसों फूल रही है, आगे समझ में। तो देखते हैं, एक बार इसे हम पूरे को समझ लेते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक सखी श्री कृष्ण विरह से पीड़ित होकर के दूसरी सखी से कहती है कि ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है, और चारों दिशाओं में पीली सरसों फूल रही है। आगे समझ में बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा,
सरसों का तत्सम शब्द लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सरसों का तत्सम शब्द लिखना है। तो आपका ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सरसों का तत्सम शब्द, सरसों। सरसों का तत्सम क्या हो जाएगा आपका, सर्प, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सर्प। हो गया क्लियर, समझ आ गया, ये हो जाता है आपका सरसों का तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला खंड है आपका, ये खंड बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देख सकते हैं हम अगला खंड, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड में, और तीनों क्वेश्चन में एक तो आपका संदर्भ आता ही आता है, तो संदर्भ आप तैयार कर लोगे, या आपसे पूछ लिया जाए इसमें जो कवि है, कवि का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि का नाम में आप लिखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आपसे पूछा जाता है कि शीर्षक का नाम लिखिए, तो शीर्षक में आप लिख दोगे प्रेमा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। ये आपका बेटा लास्ट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट खंड है ये आपका। देखो क्या है, अंगा, अंगा करना है आपको बेटा, ये लास्ट है आपका अंगा, ठीक है। देखो अब इसे एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं हरिश्चंद्र जी। जब तक हम गद्यांश को में जो हमारा पद्यांश है, या पद हो या गद्य हो, ठीक है, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं ठीक से, तो हम उसके क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। पहले हमें उसे पढ़ना होगा, उसी के बाद एग्जाम में बेटा आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ेंगे। जब हम पद्यांश को सब पढ़ लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे, तभी हम आप जो क्वेश्चन है हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप पिछली वाली वीडियो है मेरी जरूर देखेंगे, क्योंकि यदि आप प्रेम माधुरी की जो संपूर्ण व्याख्या उसे नहीं देखेंगे, तो आप ये क्वेश्चन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पद्यांश का अर्थ नहीं पता होगा। और यहाँ पे मैं आपको संपूर्ण अर्थ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रही हूँ, क्योंकि जो संपूर्ण अर्थ है वो मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुकी, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम आगे ये वाला, इन्हें दुखिया न को न चैन सपने हूँ मिलो। अब यहाँ पे क्या कह रही है गोपियां, इन्हें दुखिया न को न चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाई अकुलाई। अब यहाँ पे सखियां किसकी, अपने नेत्रों के बारे में बात करती हैं, अपने नेत्रों के बारे में वार्तालाप करती हुए कहती हैं कि इन दुखिया न को न चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाई। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जाने औंधे प्राण, प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जाने औंधे प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बार नैन भाले तो ही के जाते, देखो एक बार नैन भर तो हे आते, जोन जोन लोक जाहे ताहे पछताएंगी, जोन जोन लोक जाहे ताहे पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय। अब यहाँ पे क्या कह रही है, बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय, मरे ही पे आके ये खुली ही रह जाएंगी, मरे हुए पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। अब देखते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सेम वही हो जाता है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर आपका अंडरलाइन किया हुआ है, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे ही पे आंखें ये खुली ही रह जाए। अब आंखें यहाँ पे कह रही है, गोपियां कह रही है कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना जो हमारे नेत्र है, ये हमारी मृत्यु के पश्चात भी खुले के खुले ही रह जाएंगे। इन दोनों लाइन का अर्थ बताया गया है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले हम इसे देखेंगे, इन दुखियान, इन दुखियान, ठीक है बेटा, इन दुखियान। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दुखियान और लास्ट में है रह जाएंगी, रह जाएंगी, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब आगे हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, हो ही जाएगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसे करेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु जी कहते हैं
कि क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बिना प्राण प्यारे भय तरस तुम्हारे। कहती हैं कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी, यहाँ पर नीचे वाली लाइन से आपका अर्थ पहले आ गया, ठीक है बेटा। तो मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। आगे बेटा समझ में क्या कहते हैं, एक बार इसे समझ लो ठीक से। प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। यहाँ पर जो सेकंड वाली लाइन है उसका अर्थ पहले दिया है हमने, और उसके बाद हमने ऊपर वाली लाइन का अर्थ दिया है, ठीक है बेटा। आगे समझ में, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला है प्रस्तुत छंद में कौन सा रस है। अब प्रस्तुत छंद में कौन सा रस है, आपको रस बताना है बेटा। तो यहाँ पर आपको कौन से रस की प्रतीति हो रही है, इसमें आपका श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में बेटा आपका श्रृंगार रस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। श्रृंगार रस में आपके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो जाता है वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार हो जाता है, और जहाँ पर नायक नायिका का बिछोह होता है तो वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो इसमें पद्यांश में क्या बताया गया है, इसमें पद्यांश में बताया गया है बेटा कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह, ठीक है, विरह में तड़प रही हैं, अर्थात यहाँ पर विरह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार। तो लिखोगे कि क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत छंद में कौन सा रस है। तो यहाँ लिखोगे आप प्रस्तुत छंद में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आगे बेटा समझ में, बाकी का जो काव्यगत सौंदर्य है, सारा काव्यगत सौंदर्य में आपको जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है संपूर्ण व्याख्या वाला, वहां में प्रत्येक पद के साथ आपको उसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो बताती गई हूँ कि कौन से पद्यांश में आपका कौन सा रस होगा। छंद तो सारा सवैया छंदी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो कुछ भी है मैं हर पद्यांश में आपको बताती गई हूँ यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य क्या, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का चैप्टर है आपका प्रेम माधुरी के अभ्यास प्रश्न। बेटा प्रेम माधुरी के अभ्यास प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गए, ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपको ठीक से समझा सकूं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपके लिए अगला चैप्टर हम लेके आएंगे और वो पढ़ाऊंगी मैं आपको जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है आपका दान, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर दान के अभ्यास प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।